Hello students, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of real analysis. In last video, we have defined equivalent sets and countable sets. पिछले वीडियो में हमने तुल्य समुच्चय और गणनीय समुच्चय परिभाषित किए थे। हमने देखा था कि एक समुच्चय A और एक समुच्चय B के बीच अगर कोई एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित किया जा सके या परिभाषित हो जाए तो ये दोनों समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। वी से दैट A इज इक्विवेलेंट टू B। दो समुच्चय जिनके बीच एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित हो जाए तो वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अगर दोनों परिमित हैं तो दोनों तुल्य होंगे यदि और केवल यदि दोनों में अवयवों की संख्या बराबर हो। ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। तो तुल्य होने की स्थिति में फाइनाइट के लिए, ओनली फाइनाइट के लिए इक्विवेलेंट होने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यह है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। तो एक ही आच्छादक फलन परिभाषित हो जाने पर दो समुच्चय तुल्य कहलाते हैं। अब काउंटेबल कब कहलाता है कोई सेट? तो कोई सेट काउंटेबल कहलाता है या गणनीय कहलाता है अगर या तो वो n के तुल्य हो या n के किसी उपसमुच्चय के तुल्य हो। यानी A कोई सेट है तो ये कब काउंटेबल कहलाएगा? जब या तो ये n के तुल्य हो या n के किसी उपसमुच्चय के तुल्य हो। और तुल्य होने का मतलब एक ही आच्छादक फलन होना। इस डेफिनेशन से ये निष्कर्ष निकल जाता है कि अगर A फाइनाइट सेट है तो वो फिर काउंटेबल होगा ही। और इनफाइनाइट अगर है, अगर A इनफाइनाइट है तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। यानी फाइनाइट इज ऑलवेज काउंटेबल एंड इनफाइनाइट मे और मे नॉट बी काउंटेबल। हमने एग्जांपल भी लिया एक फाइनाइट सेट ऑलवेज काउंटेबल। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल लिया कि 4 के मल्टीपल्स का सेट है तो वो काउंटेबल कैसे हो गया? यानी इसमें 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन एलिमेंट थे तो ये काउंटेबल कैसे हो गया? क्योंकि ये A है और N ये है। N में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और N से A में सीधे सीधे बाइजेक्शन बन जाएगा। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 8, 3 की इमेज 12, 4 की इमेज 16 एंड सो ऑन। तो N और A इक्विवेलेंट हो गए और इसलिए A काउंटेबल हो गया। तो ये हमने काउंटेबल की डेफिनेशन और इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन पिछले वीडियो में पढ़ी। तो जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसको मैंने पहले रिवाइज किया है और अब हम काउंटेबल सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पर चलेंगे। और उसके लिए पहली थ्योरम आज ले रहे हैं और वो थ्योरम ये है कि सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। यानी अगर A कोई समुच्चय है और ये काउंटेबल दिया हुआ है, A काउंटेबल है और A का सबसेट है B, देन B भी काउंटेबल होगा। ये थ्योरम है जिसका हम प्रूफ लेंगे। पहले हम प्रूफ को रफली समझ लें, फिर सिस्टमेटिक राइटिंग में समझ लेंगे। तो प्रूफ कैसे होगा? A काउंटेबल दे रखा है और B को काउंटेबल प्रूव करना है। B A का सबसेट दे रखा है तो स्पष्ट है कि B में जितने भी अवयव होंगे वो A में से ही आए होंगे या B का हर अवयव A में होगा। पहला केस A फाइनाइट और इनफाइनाइट में से कुछ भी हो सकता है। या तो A फाइनाइट होगा या A इनफाइनाइट होगा। अगर A फाइनाइट है तो क्योंकि A का सबसेट है B तो B भी फाइनाइट होगा। फाइनाइट सेट का सबसेट तो फाइनाइट होगा ही और जब B फाइनाइट है तो B काउंटेबल हो गया। तो इस केस में तो B काउंटेबल प्रूव हो गया। यहाँ पर हमें क्या उपलब्ध है?
ए काउंटेबल दे रखा है और बी को काउंटेबल प्रूव करना है, बी ए का सबसेट है। तो हमने पहला क्या लिया कि अगर ए फाइनाइट है तो ए का क्योंकि सबसेट है बी, इसलिए बी भी फाइनाइट होगा, और जब बी फाइनाइट होगा तो बी काउंटेबल होगा, क्योंकि एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। दूसरे केस पे आए, ए फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट हो। अगर ए इनफाइनाइट है तो भी बी फाइनाइट भी हो सकता है और बी इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि ए इनफाइनाइट है और ए का उपसमुच्चय बी, तो बी तो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर ये वाला केस हुआ कि बी फाइनाइट है, देन अगेन वी कैन से दैट बी इज काउंटेबल डायरेक्टली, क्योंकि फाइनाइट है। और अगर बी इनफाइनाइट है तो इस केस में हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्रूव करेंगे। यानी कई केस हो गए, अगर ए फाइनाइट है तो बी फाइनाइट होगा और इसलिए काउंटेबल होगा, और अगर ए इनफाइनाइट है तब बी फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर बी फाइनाइट है तो डायरेक्टली काउंटेबल हो गया, और अगर बी भी इनफाइनाइट है, यानी ए भी इनफाइनाइट है और बी भी इनफाइनाइट है, तब हम बी को काउंटेबल प्रूव करेंगे। और वो कैसे करेंगे? ए क्योंकि काउंटेबल है तो ए के एलिमेंट्स में को एक हम अनुक्रम दे सकते हैं, अनुक्रम रूप दे सकते हैं, यानी ए के एलिमेंट्स को क्रम में जमा सकते हैं कि ए का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइटली काउंटेबल है इस समय जब ए इनफाइनाइट है तब। अब क्योंकि बी में जो भी एलिमेंट होंगे वो ए के अवयवों में से ही होंगे, तो हम ए के अवयवों को जब ये किसी क्रम में जमा दिया और उसको यानी अनुक्रम रूप में लिख दिया, तो हम देखें एक एक अवयव को देखते जाएं कि ए का कोई अवयव बी में है या नहीं। ए के कुछ अवयव बी में होंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि बी सबसेट है ए का। मान लो ए का पहला अवयव जो भी हो जो कि बी में है, उदाहरण के लिए A1 बी में नहीं है, A2 बी में नहीं है, A3 बी में है, तो बी का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा A3। फिर मान लो A4 A5 बी में नहीं है, A6 नहीं है, A7 है अगला एलिमेंट। ए का अगला एलिमेंट जो बी में पहुंचता है वो मान लो A7 है। फिर A7 के बाद ए का अगला एलिमेंट जो बी में पहुंचता है वो मान लो A20 है, एंड सो ऑन। तो ए के जो जो अवयव बी में हैं उनको हम बी में क्रम से रखे जाएं, तो ये बी के अवयव भी अनुक्रम रूप में आ जाएंगे, और क्योंकि बी के अवयव भी अनुक्रम रूप में आ गए इसलिए बी भी काउंटेबल होगा। तो ये इस केस में बी काउंटेबल हो जाएगा जब बी इनफाइनाइट है और ए भी इनफाइनाइट है। अब इस बात को हम लिखेंगे कैसे? हम नंबरिंग दे देंगे। जैसे ए का फर्स्ट एलिमेंट जो बी में पहुंचता है उसका जो भी हो उसको हम नाम, ये तो उदाहरण लिया था, उसको हम नाम दे देंगे AN1। जैसे अगर वो तीसरा है तो N1 का मान 3 हो जाएगा। अगर ए का फर्स्ट एलिमेंट जो बी में है वो 9वां है तो N1 का मान 9 हो जाएगा। फिर AN1 जहाँ भी होगा उससे आगे जो भी पहला अवयव ऐसा आएगा जो बी में है उसको हम नाम दे देंगे AN2, यानी वो N2वां अवयव हो जाएगा ए का और बी का दूसरा हो जाएगा, एंड सो ऑन। और इस तरह से भी काउंटेबल हो जाएगा। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है जो कि हमने यहाँ पर समझा है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक भी समझ लें। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि गणनीय समुच्चय का उपसमुच्चय भी गणनीय होता है। अब इसके प्रूफ पर आए तो माना ए कोई गणनीय समुच्चय है, ए इज काउंटेबल, बी ए का सबसेट है। अब बी को काउंटेबल प्रूव करना है। पहले हम ए पर दो केस लें, ए परिमित हो सकता है, अपरिमित हो सकता है। यदि ए परिमित है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बी भी परिमित होगा, क्योंकि परिमित का सबसेट परिमित ही होता है, और जब बी परिमित होगा तो बी गणनीय हो जाएगा। ये तो हो गया ये वाला केस। फिर जब ए अपरिमित हो उस स्थिति पर विचार करें। जब ए इनफाइनाइट होगा तो ए निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ए एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, दैट इज A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ए को अनुक्रम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में ये बात हमने पढ़ी थी कि जब अपरिमित समुच्चय अगर काउंटेबल होता है तो उसको अनुक्रम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ए अपरिमित है तो ए इस रूप में व्यक्त हो जाएगा क्योंकि वो काउंटेबल भी है। अब यदि बी परिमित है, अब ए के अपरिमित होने के बाद बी पर दो स्थितियाँ हो जाएंगी, परिमित या अपरिमित। तो बी परिमित है तो डायरेक्टली कह सकते हैं हम कि बी गणनीय होगा, क्योंकि हर परिमित समुच्चय गणनीय होता है। एवरी काउंटेबल सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। और यदि बी भी अपरिमित है तब हम क्या करेंगे? जो अभी मैंने रफली प्रोसेस बताया था उसी को सिस्टमेटिक लिखा है यहाँ पर। माना ए का प्रथम अवयव जो बी में विद्यमान है वो इनमें से ए का कोई पहला अवयव जो बी में पहुँचता है वो जो भी हो उसको नाम दे दें AN1। जैसे अगर वो तीसरा है तो N1 का मान 3 हो जाएगा, अगर वो दूसरा है तो N1 का मान
2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा A2। अगर वो 10वां अवयव है जो B में पहुंचता है तो ये हो जाएगा A10, तो N1 का मान 10 हो जाएगा। तो ये AN1 A के इन अवयवों में से पहला अवयव है जो B में पहुंचता है या B में भी है। पुनः माना AN1 के बाद, यानी A के इन अवयवों में जहाँ भी AN1 है उसके बाद जितने अवयव हैं उनमें से पहला अवयव जो B में पहुँचता है उसको नाम दे देते हैं N2, AN2। पुनः माना AN1 के बाद A का प्रथम अवयव AN2 है जो कि B में विद्यमान है। स्पष्ट है कि वो जो N1 है उससे बड़ा होगा N2, क्योंकि N1 वहाँ अवयव के बाद आएगा, N2 वहाँ अवयव। इसी प्रकार AN2 जहाँ भी होगा A में, AN2 जहाँ भी होगा उसके आगे वाले अवयवों में से पहला अवयव जो B में है उसको नाम दे देंगे AN3, तो N2 से बड़ा होगा N3। इसी प्रकार A के जो अवयव B में विद्यमान हैं उन्हें हम आगे भी, यानी AN3 के बाद अगला जो भी A का अवयव है जो B में मौजूद है उसको नाम दे दिया AN4, फिर AN5 एंड सो ऑन, तो B फिर ऐसे आ जाएगा। तब हम B को ऐसे लिख पाएंगे, B का पहला अवयव ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है एंड सो ऑन। ये जैसे A का कौन से वहाँ अवयव है, A का है ये N1 वहाँ अवयव और B का ये हो जाएगा पहला अवयव। इसी प्रकार ये A में तो था N2वें स्थान पर, N2वें स्थान पर, और B में है ये दूसरे स्थान पर एंड सो ऑन। तो B के अवयव इस रूप में लिखे जाए, मतलब A के अवयव छांट के हमने B में रख दिए। A में जो अवयव ऐसे थे जो A में होने के साथ साथ B में भी हैं उनको हमने क्रमानुसार रख दिया, तो ये B तैयार हो गया। अब क्योंकि B अनुक्रम रूप में तैयार हो गया, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ AN के वेयर K बिलोंग्स टू N, AN1, AN2, AN3, AN4 एंड सो ऑन। तो क्योंकि B भी अनुक्रम रूप में आ गया और जो सेट जो अपरिमेय समुच्चय इस रूप में अनुक्रम रूप में व्यक्त किया जा सके वो गणनीय हो जाता है। एक की आच्छादक की जरूरत नहीं, केवल अनुक्रम रूप में अगर हम सेट को अपरिमेय समुच्चय को डिनोट कर दें तो वो गणनीय हो जाता है। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि B भी अनुक्रम रूप में व्यक्त हो गया, अतः B भी गणनीय है। फलतः यानी हर स्थिति में B गणनीय हो गया। A परिमित है तब भी, A अपरिमित है तब भी, और A के अपरिमित होते हुए B परिमित है तब भी और B अपरिमित है तब भी, हर स्थिति में B काउंटेबल सिद्ध हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो ये एक थ्योरम हो गई कि सुपरसेट अगर काउंटेबल है तो सबसेट भी काउंटेबल होगा। इस थ्योरम को अगर हम रिवर्स रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर छोटा सेट यानी कि सबसेट काउंटेबल नहीं है तो फिर बड़ा सेट काउंटेबल नहीं होगा। वो इसी की कंट्रापोजिशन या प्रतिस्थिति बनती है। आज के लिए यही एक थ्योरम, अगली थ्योरम हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी के लिए। जय हिंद।